नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग आप सभी को। और त्यौहार कैसा चल रहा है आप सभी का? चलिए, बिल्कुल रामकृष्ण जी आ गए हैं, वॉरेन हेस्टिंग है। जल्दी जल्दी सभी लोग आइए, जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अब देखिए, ऐसे त्यौहार में भी आप आज के दिन आप कम से कम क्लास ले रहे हैं, ये संघर्ष आपका एक दिन आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि इस क्लास को खत्म करने के बाद अभी होली भी तो खेलना है ना। तो चलिए बस शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के कुछ का पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? एमटीएस 2017 में पूछा गया सवाल है। एमटीएस 2017 में पूछा गया सवाल कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख या फिर 15 लाख? प्यारे अभ्यर्थियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म पुरस्कारों के एक लिस्ट में ये एक पुरस्कार है। ठीक है, यानी कि जब भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब वितरित किए जाते हैं तो उनमें से प्रतिवर्ष एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे मतलब कि बड़ा पुरस्कार माना गया है। और इसके तहत देखिए 10 लाख रुपए की जो राशि है, 10 लाख रुपए की जो राशि है ये प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 10 लाख रुपए। ठीक है, और प्यारे अभ्यर्थियों, ये जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अगर कभी भी सवाल है कौन देता है तो देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? देखिए, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की बात करें तो ये जो कनिष्क नाम मिलता है ये आपको प्राचीन इतिहास में कुषाण वंश के अंतर्गत मिलेगा। हम बात करें कुषाण डायनेस्टी की, तो जो कुषाण डायनेस्टी थी, चूंकि यूची जनजाति के थे ये लोग, ठीक है, तो ये प्रथम शताब्दी से तीसरी ईस्वी शताब्दी तक इनका जो है तो मतलब कि ड्यूरेशन टाइम पीरियड है इनका। बात करें इस कुषाण वंश के संस्थापक की तो देखिए कुजला कैडफिसस का नाम आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद भारत में अगर इसका श्रेय कहें कि भारत में कुषाण डायनेस्टी को कौन लेकर के आया, तो कुजला के जो पौत्र थे विम कैडफिसस वो लेकर के आए थे। फिर इसके बाद आए आपके कनिष्क, तो कनिष्क का जो शासनकाल है ना तो वो चला। इसके बाद कनिष्क को भारत मतलब कि भारत का दूसरा अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, पहले अशोक तो महान ग्रेट अशोक थे ही, कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। तो कनिष्क के शासनकाल में अगर कोई था चिकित्सा के क्षेत्र में तो वो कौन थे? आपके चरक थे। क्या नाम था उनका? चरक। और देखिए, चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? देखिए, CHSL 2021 में पूछा गया इसको। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? देखिए, विटामिन A C D या विटामिन C D E या फिर विटामिन C K D या फिर विटामिन A B D? आंसर करिए सभी लोग। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, अब देखिए, जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर आपके सामने, हमेशा ध्यान दीजिएगा, विटामिन C हरी सब्जी और खट्टे फलों में ही, समझ गए ना आप लोग? विटामिन C हरी सब्जी और खट्टे फलों में पाया जाएगा, विटामिन C। तो देखिए, विटामिन C, इसमें C नहीं है, इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? A, B और D। प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए बात करें तो गाय के दूध में मुख्य रूप से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको। अब बात करें दूध की, जैसे कोई डेफिनेशन पूछे कि दूध क्या, तो देखिए कैल्शियम और अन्य पोषक जो तत्व हैं, कैल्शियम एवं अन्य पोषक तत्वों का एक स्रोत है। इसमें कुछ विटामिन ए की भी मात्रा मिलेगी आपको। ठीक है, और सी की अगर हम बात करें तो देखिए सी नहीं पाया जाता है। अब ई, अगर हम ई की बात करें, डी की बात करें तो डी जो है तो ये आपका प्राकृतिक है, उसका स्रोत सूर्य है। ठीक है, चलिए, तो सी नहीं पाया जाएगा, तो फिर कौन सा सही है? विटामिन ए, बी और डी। यहां तक क्लियर हुआ? गाय के मात्रा में, कुछ मात्रा में गाय के दूध में ये डी विटामिन पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया? देखिए, एक पहले नाम था इसी आईपीएस सर्विस का, पहले इसका भी पहले ही नाम आईपीएस था, लेकिन उसको इंडियन इंपीरियलिज्म पुलिस कहते थे, इंडियन इंपीरियल पुलिस कहते थे, है ना। भारतीय शाही पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में किस साल में बदला गया था? 1948, 47, 55 या 50?
प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो देखिए आईपीएस जो है ना, अखिल भारतीय सेवाओं में से एक सेवा ये भी है। ठीक है, जैसे आपने सुना आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस, इन तीनों में से एक आपकी आईपीएस भी है, अखिल भारतीय सेवा है चूंकि। ठीक है, आईपीएस के गठन की बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भारतीय शाही पुलिस को अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत यानी कि भारतीय पुलिस सर्विस के अंतर्गत 1948 में बदला गया था। कब बदला गया था? 1948 में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1948। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? आंसर करिए सभी लोग इसका। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल आपने पढ़ा ही होगा जनरल साइंस की क्लास में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये चूने के पानी को दूधिया बनाती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, चूंकि आपका यहाँ पे एक लगता है कि जो आपका चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH2 कहते हैं उसको। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम CO2 की अभिक्रिया करवाते हैं, COH के साथ CO2 की अभिक्रिया करवाते हैं जब, तो देखिए आपका क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, CaCO3 मिलता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे मुक्त क्या होगा? H2O मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चले। 6वां क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? देखिए आरपीएफ 2019 में पूछा गया था इसको। बेसबॉल से, बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं? आंसर करिए आप सभी लोग। देखिए सुनील छेत्री की बात करें ना, तो ये भारत के महान फुटबॉलरों में से एक हैं। ठीक है, यानी ये फुटबॉलर्स हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। अब चूंकि फुटबॉल तो है नहीं ऑप्शन में, तो सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल से संबंधित नहीं है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और देखिए दुनिया के यानी विश्व के जो सबसे महानतम फुटबॉल प्लेयर हैं, रोनाल्डो क्रिस्टियानो। ठीक है, तो रोनाल्डो क्रिस्टियानो से भी क्या है? दूसरे नंबर पर है ये। ठीक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं रोनाल्डो के बाद दूसरे अगर कोई ये फुटबॉलर, तो वो कौन है? सुनील छेत्री है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 22 मई, 10 नवंबर या 15 दिसंबर? आंसर करिए आप सभी लोग। जी, आप सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना, ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता में और जैव विविधता की मतलब की भूमिका जो एक थी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की, तो जैव विविधता के मुद्दों की बोधता और जागरूकता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का ऐलान किया। ठीक है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई में। ठीक, 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, देखिए पेट 2022 में पूछा गया था इसको। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या फिर 17? कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समता को प्रदर्शित करता है? तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 कहता है राज्य जो है ना, एक समान कानून बनाएगा। राज्य एक समान कानून बनाएगा। ठीक है, और प्यारे अभ्यर्थियों अनुच्छेद 14 समानता के 5 अधिकारों में से एक है। समानता के जो 5 अधिकार हैं उनमें से एक है, और ठीक है, और साथ ही साथ ये एक मौलिक अधिकार भी है। साथ ही साथ ये एक मौलिक अधिकार भी है। अब देखिए बात करें मौलिक अधिकारों की, तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार ही मिलेंगे आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ? आज का क्वेश्चन करंट अफेयर का देखिए, हैती से, ये देखिए एक जगह का नाम है हैती। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया है।
हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया? देखिए, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन राहत या फिर ऑपरेशन इंद्रावती। आंसर करिए आप सभी लोग। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल रामकृष्ण जी, बिल्कुल बने कंटिन्यू हमारे साथ। देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, 21 मार्च 2024 को, प्यारे अभ्यर्थियों 21 मार्च 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया की एक साइट है एक्स, यानी जो ट्विटर को चेंज किया गया एक्स में इस बात को लेकर के एक अनाउंसमेंट किया कि जो हिंसाग्रस्त जो कैरेबियाई देश है हैती, ये हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश एक डोमिनियन गणराज्य है, ठीक है, तो हैती से ट्रांसफर करके और पड़ोसी देश कौन सा डोमिनियन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की एक जानकारी दी। ठीक है, बिल्कुल देखिए हमारे साथ छोटी रानी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। छोटी रानी बिल्कुल कंटिन्यू बनी हमारे साथ में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑपरेशन इंद्रावती चलाने का एक आदेश किया। कब किया? 21 मार्च 2024 को। हैती में जो हमारे देश के भारतीय जो लोग वहाँ पे मतलब कि विद्रोह का सामना कर रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से स्थानांतरित करके पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में ट्रांसफ़र करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा है वो अभियान? ऑपरेशन इंद्रावती। दूसरा सुनिएगा, भारत के विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर। ठीक है, अगले नंबर पे चले। देखिए हमारे इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौरभ कुमार, विनय कुमार, अमल गोस्वामी या फिर वेंकटेश वर्मा? बिल्कुल, तो देखिए रूस में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया किसे? तो देखिए 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर विनय कुमार जी को। किसको? विनय कुमार जी को भारत के राजदूत के रूप में रूस में नियुक्त किया गया। उम्मीद है कि श्री विनय कुमार जी जल्द ही अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये था हमारे आज का डेली जीके जीएस का क्विज। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैप्पी होली।